Hello everyone, welcome all of you once again, and we are continue the chapter We are not afraid to die. जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11th के लिए इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो शेष भाग बच गया था वो। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द ड्रास्ट स्ट्रेस। किस तरीके से जो आशावादिता है वो हमें खतरनाक से खतरनाक जो स्ट्रेस होता है उससे भी हमारी मदद करता है आगे बढ़ने में, उससे बाहर निकलने में। ऑप्टिमिज्म हेल्प्स अस टू व्यू इवन द ड्रायस्ट सिचुएशंस थ्रू द पॉजिटिव लेंस। तो एक सकारात्मक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जो खतरनाक स्थिति होती है उससे बाहर निकलने में आशावादिता हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स अस ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टीज दैट लाइफ थ्रोज एट अस। जीवन जो हम पर कठिन से कठिन परिस्थितियां डालता है उससे बाहर निकलने में ये चीज़ हमारी मदद करती है। ऑप्टिमिज्म हमारी मदद करता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादिता। ऑप्टिमिज्म हेल्प्स स्पेशली व्हेन वी आर स्टक इन ट्रबल्ड वाटर्स एंड हेल्प्स अस गेट आउट ऑफ इट। जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं तो उससे बाहर निकलने में ये हमारी मदद करता है। मोर करेजियस एंड स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, बहुत ज़्यादा उत्साह और जोश और मजबूती के साथ। इट रेजेज आवर स्पिरिट्स एंड कीप अस वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली। ये हमारी भावनाओं को जगा देता है और उसे जो है बनाए रखता है मजबूती के साथ। द फैमिली despite being stuck in a storm and in a wrecked ship did not lose hope and tried their best to survive। वो फैमिली जो कि कठिन परिस्थितियों में उस स्टोर्म में फंस जाती है लेकिन फिर भी उनमें वो आशा नहीं खोते हैं और लगातार बचने के लिए कोशिश करते हैं। मैरी स्टर्ड द शिप थ्रू द स्टॉर्म ड्यूरिंग द क्रिटिकल आवर्स। मैरी जो कि उस नैरेटर की पत्नी है, उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी उसके स्टीयरिंग को, जहाज़ के स्टीयरिंग को पकड़े रखती है। वो अपनी हिम्मत नहीं खोती या फिर वो डरती नहीं। वेरस लैरी एंड हब मेंटेन देयर काम एंड रिमेंड ऑप्टिमिस्टिक इवन अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और दूसरी जो दो नाविक थे इनके साथ क्रूमैन थे, लैरी और हब, ये कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऑप्टिमिज्म बनाए रखते हैं और लगातार अपने काम को जारी रखते हैं। His 7-year old daughter tried to make the best out of the situation they were in and did not trouble them with her head injury, which took about 6 minor operations to heal। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो उसकी लड़की थी 7 साल की, उस खतरनाक परिस्थिति में भी चूँकि उसको चोट लगी थी और चोट के बावजूद भी उसने किसी को भी परेशान नहीं किया। उसे 6 ऑपरेशन हुए थे, इतनी खतरनाक चोट लगने के बावजूद भी उसने परेशान नहीं किया। द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द किड्स मोटिवेटेड द नैरेटर। ये जो बच्चों का जो पॉजिटिव आउटलुक था, उनका जो सकारात्मक दृष्टिकोण था, इसने उस नैरेटर को उस तूफानी जो परिस्थिति थी उससे बचने के लिए मदद करी थी। And his final decision to steer the ship a course of 185 degrees saved them. The family stayed together and survived the storm by reaching इल एम्स्टर्डम by the evening। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा परिवार ऑप्टिमिज्म की वजह से उस परिस्थिति से आगे बढ़ जाता है और इल एम्स्टर्डम पर पहुँच करके अपने आप को बचा लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? जब हमारा मृत्यु से आमना सामना होता है तो उस दौरान ये जो अनुभव है, ये खतरनाक अनुभव से हम क्या सीखते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर: All experiences in our life teaches us something that helps us further and changes our perspective। तो जीवन में जो कुछ भी हमें अनुभव मिलते हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और हमें हमारे दृष्टिकोण में बदलाव करते हैं। सम आर अनफॉर्चुनेट एंड हैजर्डस एक्सपीरियंसेस टीच अस करेज, परसिवियरेंस एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स एवरीथिंग लाइफ थ्रोज एट अस। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ, कुछ खतरनाक जो अनुभव होते हैं वो हमें साहस सिखाते हैं, हमें दृढ़ता सिखाते हैं, हमें सहनशीलता सिखाते हैं जो कि जीवन हम पर डालता है। दिस सिचुएशंस कैन बी एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल फॉर अस इन द बिगनिंग बट वंस वी कम आउट ऑफ इट लाइफ फील्स बेटर एंड फुलफिलिंग।
ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये हमें कुछ कठिन परिस्थिति में डाल देती है, हमें अनकंफर्टेबल बना देती है शुरू में, लेकिन जैसे ही हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं तो जीवन हमें काफ़ी अच्छा लगता है। It also makes us optimistic about the sun that we will see after the dark moment passes by. ये जो चीज़ है ये हमें आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में या फिर बनाने में हमारी मदद करती है कि हम कठिन परिस्थितियों से उन अंधेरे क्षणों से बाहर निकलने के बाद जो हमें देखने को मिलते हैं। At that moment, death does not become something वी मस्ट फियर। ऐसे समय में हमें लगता है कि मृत्यु जो है जिससे हमें भयभीत नहीं होना है, एंड समथिंग वी हैव एनफ करेज टू फाइट विथ, और हमें उसका सामना करना है, हमें उससे लड़ना है। इट ब्रिंग्स एवरीवन फाइटिंग अगेंस्ट द ओड्स क्लोजर। तो इस तरीके से हमारी मदद करती है, हमें कुछ शिक्षा देती है। आप क्या सोचते हैं कि कुछ लोग खतरनाक जोखिम उठा लेते हैं, मतलब जोखिम के बावजूद भी ये एडवेंचरस काम होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन क्यों करते हैं? आंसर, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर थ्रिलिंग एंड गिव यू अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल शेड्यूल वी ऑल आर इन। एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स होते हैं ये हमें एक रोमांच पैदा करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ हमें नया करने की सीख देते हैं। They are physically demanding, but the rush of adrenaline is exciting and refreshing. Adventure sports are not for everyone, but are worth trying for everyone. Activities like rock climbing, rope challenging, paragliding, etc. Adventure sports are most frequently taken by individuals. The people who involve themselves in such activities are aware of the risk involved, but they desire to be in the lap of nature and experience its beauty pushes them to such expeditions. हालांकि इन परिस्थितियों में काफ़ी खतरे होते हैं, रिस्क होती है, लेकिन इसमें जो आनंद मिलता है, जो एक फ्रेशनेस मिलती है, वो इन चीज़ों को जो है व्यक्ति को इन चीज़ों के प्रति आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक गैल, स्टॉर्म इन द अकाउंट। इस अध्याय में हमें कुछ शब्द मिले हैं जैसे कि गैल, स्टॉर्म, है ना, तूफान के लिए। हेयर आर 2 more वर्ड्स फॉर स्टॉर्म। यहाँ पर तूफान के लिए 2 और शब्द यूज़ किए गए हैं, मिले हैं, वो है टाइफून एंड साइक्लोन। हाउ मैनी वर्ड्स डज योर लैंग्वेज हैव फॉर स्टॉर्म? हमारी अपनी भाषा में स्टॉर्म के लिए कौन कौन से शब्द हैं? तो जहाँ तक हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी चूँकि हमारी मातृभाषा है, तो इन हिंदी स्टॉर्म्स आर कॉल्ड बवंडर, आंधी एंड तूफान, है ना। हम बवंडर कहते हैं ना, बवंडर आया है, आंधी आई है, तूफान आया है, ये हिंदी में। There are varied words for different intensities of the wind and they also vary with the local language spoken. तो ये जो विंड है इसकी उसकी अलग अलग जो इंटेंसिटी है ना, उसके चलने का जो तरीका है, उसके आधार पर अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो भाषा लोकल जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें भी अलग अलग शब्द जो है वो भाषा के स्तर पर भी अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Here are the term of different kinds of vessels, जैसे याच, बोट, कनू, सीप, स्टीमर, स्कूनर। थिंक ऑफ सिमिलर टर्म्स इन योर लैंग्वेज। यहाँ पर अलग अलग जो जहाज़ होते हैं उन जहाज़ों के अलग अलग टाइप के आधार पर यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो अपनी भाषा में हमको सोचना है कि हमारी भाषा में इनके लिए क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं। तो हिंदी की बात करते हैं, हम हिंदी में जैसे बोट को नाव कहते हैं, नौका कहते हैं, जहाज़ कहते हैं, किश्ती कहते हैं। आर सम ऑफ द वेरियस वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी फॉर द वर्ड बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटामरन इज अ काइंड ऑफ बोट। कैटामरन एक बोट का एक प्रकार होता है। डू यू नो विच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम? आप जानते हैं कि ये कौन सी भारतीय भाषा से लिया गया है? चेक द डिक्शनरी। तो आंसर, a catamaran has 2 parallel hulls and is a geometrically stabilized watercraft. ये एक प्रकार का जहाज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फिशिंग एंड डे सेलिंग। ये विशेष करके मछली पकड़ने के लिए और दिन में जो है वो नौकायन करने के लिए काम में लिया जाता है। द वर्ड कैटामरन इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड कैटामरन। तो ये जो तमिल भाषा का शब्द है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
हैव यू हर्ड एनी बोटमैन सॉन्ग्स? वॉट काइंड ऑफ इमोशंस डू दीज सॉन्ग्स यूजली एक्सप्रेस? क्या आपने जो बोटमैन होते हैं, नाव चलाने वाले वो लोग होते हैं, उनके गानों को सुना है? किस प्रकार के भाव जो है वो ये लोग जगाते हैं? यस, देर आर वेरियस सॉन्ग्स दैट सेलिब्रेट द सी जर्नी एंड द लाइफ ऑफ बोटमैन। कई प्रकार के सॉन्ग्स जो है बोटमैन द्वारा गाए जाते हैं जब वो अपनी यात्रा पर होते हैं, समुद्र में होते हैं। देयर सॉन्ग्स एक्सप्रेस द sailors' लव फॉर द सी एंड वास्ट एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी दैट द ओशन इज। उस विशाल समुद्र की विशालता और अपने काम के प्रति उनका जो लव होता है, प्यार होता है सैलर का, उसको ये एक्सप्रेस करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ नॉस्टैल्जिक इमोशंस एज दे मिस देयर फैमिलीज एंड क्लोज वंस who are not with them। और साथ ही साथ इनके जो परिवार के लोग होते हैं जो उस दौरान उनके साथ नहीं होते, उनके प्रति भी अपने भावों को ये लोग अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The following words used in the text as shift terminology is also commonly used in another sense. In what context would you use the other meaning? ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये कुछ जो वर्ड्स हैं इनको शिफ्ट टर्मिनोलॉजी के रूप में इस लेसन में यूज़ किया गया है, तो हमें इन्हें अदर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करके देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे नॉट, यहाँ पर हमारे लेसन में एक वर्ड आया था नॉट। इसका मतलब होता है नॉट मीन्स अ फास्टनिंग मेड यूजिंग स्ट्रिंग्स इंटरलेसिंग। मतलब डोरी से, धागे से हम किसी चीज़ को बांधते हैं ना, गांठ लगाते हैं, वो उसको भी हम नॉट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू नॉट माई शू लेसेस। मतलब अभी भी मुझे मेरी जूते की जो लेस होती हैं वो बांधना में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है। इट ऑल्सो मीन्स टू मेक समथिंग टेंगल्ड। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, लिविंग माई हेयर ओपन वाइल ट्रेवलिंग left it terribly knotted। नेक्स्ट वर्ड है ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब होता है कठोर, रिजिड। ईस्टर्न मीन्स सीरियस एंड अनफ्रेंडली, मतलब थोड़ा सा गंभीर ना, अमित्रवत। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू बॉस वोर ए स्टर्न एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस थ्रू आउट द मीटिंग। हमारे नए बॉस ने पूरी मीटिंग में एक कठोरता धारण किए हुए था। नेक्स्ट वर्ड है बूम। बूम मीन्स अ रिवर्बरेटिंग साउंड, मतलब कुछ तेज ध्वनि एक प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, द बूम कॉज्ड ड्यू टू द ब्लास्ट टेरिफाइड एवरीवन। ब्लास्ट में जो एक बूम की ध्वनि निकली थी उसने प्रत्येक व्यक्ति को जो टेरिफाइड कर दिया, भयभीत कर दिया। इट ऑल्सो मीन्स टू मेक अ रेजोनेटिंग डीप साउंड, एक गहरी ध्वनि निकालना भी बूम का मतलब होता है। And second example, the sports teacher boomed at the students for creating indiscipline during break। जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे वो उन स्टूडेंट्स पर जिन्होंने अनुशासनहीनता करी थी उन पर चिल्लाए, बूम किया उन्होंने। हैच रेफर्स टू अ डोर इन द स्पेस क्राफ्ट, सबमेरिन एंड एयरक्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जहाज होते हैं, या फिर जो पनडुब्बी होती है, या फिर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का दरवाजा होता है, उसे हैच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट कुड नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद द हैच। दरवाजे के साथ कुछ मिस्टेक होने की वजह से जहाज जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, उड़ नहीं पाया। इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रूड एंड प्रोड्यूस ए यंग एनिमल। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अबाउट 5 eggs hatched this morning। ठीक है। नेक्स्ट, एंकर। एंकर इज अ हैवी ऑब्जेक्ट अटैच्ड थ्रू अ केबल टू मूर द शिप। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द शिप anchored at the Bombay port last night। It also means to coordinate a television or radio show। And next example है, she anchored her first news show yesterday। ओके, तो एंकर का मतलब होता है किसी जहाज को किसी पोर्ट पर रोकने के लिए जो वो जो डाले जाते हैं समुद्र में, जब उसको एंकर कहते हैं। और साथ ही साथ समाचार जो एंकरिंग की जाती है ना मंच पर, उसे भी एंकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग 3 कंपाउंड वर्ड्स एंड इन शिफ, व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन्स। यहाँ पर 3 प्रकार के जो वर्ड यूज़ किए हैं, इसका क्या अर्थ है। पहला है एयरशिप। एयरशिप इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड लाइटर देन एयरक्राफ्ट डिवाइस। इट ऑल्सो कॉल्ड dirigible balloon। It works by gaining lift from a gas that is less dense than air around it। There are currently only 25 operating airships। Next है flagship। Flagship is used by a commanding officer। It is the lead ship among a fleet of vessels and is the largest, fastest and heavily armed। And last one is light ship।
लाइट शिप रेफर्स टू शिप दैट इज एंकर्ड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विच फ्लैशेज वेरी ब्राइट लाइट guiding the ship to avoid dangerous areas. Okay, next and the last question, number 15. The following are the meanings listed in the dictionary against the phrase take on. टेक ऑन जो एक फ्रेजल वर्ब है, टेक ऑन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है उनके आगे अर्थ दिया हुआ है. इन विच मीनिंग इट इज़ यूज्ड इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट. हमारा जो अध्याय है, जो पार्ट हमने पढ़ा है, इस लेसन के थर्ड पैराग्राफ में इसका क्या अर्थ है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक ऑन समथिंग, तो इसका मतलब होता है टू बिगिन टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और अपीयरेंस, टू एज्यूम समथिंग. एंड टेक somebody on, इसका मतलब होता है टू एम्प्लॉय somebody, टू engage somebody, to accept somebody as one's opponent in a game, contest और conflict. एंड टेक somebody something on एक फ्रेजल वर्ब है, अलग अलग है. इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं. इसका मतलब होता है टू डिसाइड टू डू समथिंग, to allow something somebody to enter. and for example जैसे a bus, a plane और a ship, to take something somebody on board. तीसरे पैराग्राफ में जो अर्थ है इसका, इन द थर्ड पैराग्राफ इन लाइन्स जो पंक्तियाँ दी हुई है, वी टूक ऑन टू crewmen to help us tackle roughest seas. द फ्रेज टूक ऑन मीन्स, अब यहाँ पर टूक ऑन का मतलब है टू हायर और इंगेज समवन इन अ टास्क अलोंगसाइड यू. अपने साथ किसी काम को करने में हमारी मदद करने के लिए किसी व्यक्ति को हमारे साथ ले लेने का मतलब होता है टूक ऑन. फॉर एग्जाम्पल शी टूक ऑन द ड्यूटीज ऑफ द असिस्टेंट डिलीजेंटली. ओके, तो इस तरीके से ये हमारा अध्याय हुआ कंप्लीट. और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा. अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. और फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ वेट. ओके, हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.